मास्टर स्ट्रोकवादी बड़े बौखलाए हुए। और मास्टर स्ट्रोकवादियों की दिक्कत यह है कि अब वो अपनी बौखलाहट में देशद्रोह की सीमा पार कर रहे हैं। पंचमक्कार जैसे नरेंद्र मोदी विरोध में देशद्रोह की सीमा पार कर चुके हैं, उसी तरह सरकारी हिंदू मास्टर स्ट्रोकवादी नरेंद्र मोदी समर्थन में देशद्रोह की सीमा पार कर चुके हैं। दोनों एक लाइन पर खड़े हो गए। ये मैं कहा क्यों रहा हूं? क्योंकि नवीन नुपुर विवाद में या नुपुर नवीन विवाद में भारत की संप्रभुता को जो चोट पहुंचा, वो एकाएक आप देखिएगा उस चीज को कंटिन्यू करते हुए सरकार के पक्ष उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, हमारी संप्रभुता को रौंद रहे हैं। क्योंकि भारत की जनता सिर्फ विदेश नीति और रक्षा नीति के अलावा कुछ नहीं समझ पाएगी जिसपे वो अपने आप को सोचती मेरा क्षेत्र ने नहीं बोल। पहली बार जब नुपुर नवीन का विवाद हुआ तो 26 मई को हुआ, कोई नहीं हुआ, भाजपा ने बाहर किया। उससे पहले तो पीएफआई ने टेस्ट किया कानपुर में, और भाजपा ने जब बाहर किया तब कतर उतर कुवैत कुवैत आदि कूद गए। ठीक है, और उन्होंने भारत की संप्रभुता को चुनौती। कल योग दिवस पर मालदीव ने योग पर हमला किया कि हिंदुओं का है इस्लाम विरोधी है, पर मजबूत भारत जो मालदीव को पानी तक सप्लाई करता है उसने तो कोई विरोध नहीं जताया मालदीव के साथ। मालदीव के राजदूत को नहीं बुलाया, मालदीव पे कोई धमकी नहीं दी। लेकिन कतर कुवैत आप सोच रहे हो, यानी एक बड़ी गेम प्लान के तहत ताकि जनता यहाँ की ना बोले, इसलिए भारतीय संप्रभुता को रौंदना पड़े तो रौंद दो। उस रौंदने की का दूसरा कदम था ईरान के विदेश मंत्री के साथ, जहां कानून से ऊपर जाकर लोग, सर्वोच्च अदालत से भी ऊपर जाकर इन्हें से अजीत डोभाल जी का बयान आ गया कि ईरान को कि हम जो कठोर से कठोर सजा देंगे। तो बाद में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, विरोध हुआ, तो कहा ये बयान तो गलत दिया गया है, ये बयान अपने मन से कर दिया ईरान ने, कोर्ट अपने मन से सब हुआ। मास्टर स्ट्रोकवादियों ने खूब हंगामा मचाया कि ये झूठा बोला तुमने, ये किया। लेकिन सरकार कंटिन्यूटी में, मैं आपको बता रहा था कल एएनआई के इंटरव्यू में भी एनएसए ने वही लाइन लिया है, यानी फिर एक बार से मास्टर स्ट्रोकवादी झूठे साबित हुए, और ये फिर साबित हुआ कि एनएसए ने ईरान को ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि भारत की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया है और नुकसान पहुंचा है। आप बीबीसी और सब देखिए, बीबीसी का भी मैं कहूंगा दिखाए, सबका दिखाए। और ये एएनआई को बयान दिया इन्होंने, इसलिए सबने छापा कि पैगंबर पर टिप्पणी से भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा, यानी ये इस्लामिक कंट्री के आगे आत्मसमर्पण जैसी स्थिति है। एक भारत जो लोकतंत्र है, एक भारत जो गणराज्य है, एक भारत जिसका अपना ध्वज है, अपनी शासन व्यवस्था है, उस भारत को इस्लामिक कंट्रियों के आगे ना गिरगिरवा रहे हैं एनएसए। यानी ये इस्लामिक कंट्री को कह रहे हैं पहले कि आपके लिए सजा देंगे, आपके कहने पर उठाकर फेंक दिया, फिर आप अगर कहेंगे तो और कठोर सजा दे देंगे, और अब आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, और आगे हमें इन्हें मनाना पड़ेगा, हमें इन्हें मनाना पड़ेगा। उनके वक्तव्य देखिए आप। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने माना है कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की ओर से पैगंबर मोहम्मद पर दी गई विवादित टिप्पणी ने भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की ऐसी छवि बना दी जो हकीकत से कोसों दूर है। मतलब सऊदी अरब का मौलाना कह रहा है कि नुपुर ने कुछ गलत नहीं कहा, इस्लाम की ये किताब में है। पाकिस्तान का मौलाना कह रहा है कि भाजपा की प्रवक्ता ने गलत नहीं कहा, उसको उकसाया गया है साफ साफ। लेकिन हमारी सरकार और हमारे एनएसए कह रहे हैं कि नुपुर ने गलत कहा। यानी इस्लामिक जो लोग हैं, जो स्कॉलर हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी किताब में ये बात लिखा हुआ है, ये कह रहे ना 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 नहीं लिखा है, हमने गलत कह दिया, हमारे लोगों ने गलत कह दिया, उठाकर फेंक दिया। यानी मैं ईरान के समय जो कहा था आपको, मास्टर स्ट्रोकवादी कूदे थे, और ईरान के फिर बाद में मैंने विदेश मंत्री का ट्वीट भी दिखाया कि वो ट्वीट है जिसको मीडिया, इसलिए मैं कह रहा हूं इस टेलीविजन मीडिया में तो प्रोपेगेंडा ही चलता है, पक्ष विपक्ष सबका अपनी अपनी पार्टियों का। ओरिजिनली आपको सर्च करना पड़ेगा। तो
जब एनएसए से पूछा गया कि क्या पैगंबर विवाद पर देश भर में हुए विरोध प्रदर्शनों ने भारत की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया, उनका जवाब था हाँ, भारत की प्रतिष्ठा पर आंच आई है। ये इस अर्थ में कि भारत को इस तरह दिखाया गया या भारत के खिलाफ ऐसी कुछ भ्रामक जानकारियां फैलाई गई जो सच्चाई से कोसों दूर है। जरूरत थी कि हम उनसे बात करें और उन्हें मनाएं। किनको? अरब अरब को हम बात करें और मनाएं। और आप पाएंगे कि जहां भी हमने संबंधित पक्ष से बात की, फिर वो देश में हो या देश के बाहर, हम उन्हें मनाने में कामयाब रहे। एक भारत जैसा लोकतंत्र घिसट रहा है, गिर रहा है। ये तो वाजपेयी जी की सरकार पे अमेरिका ने, पूरी दुनिया ने प्रतिबंध लगाए थे परमाणु बम पे, तब भी वो नहीं खींचते थे 160-70 सीट की, 80 की सीट के साथ। ये 303 सीट की सरकार अपनी ही सरकार से नहीं सीख के घिसट रही है। तब तो अरब अरब सबने प्रतिबंध लगाए थे अमेरिका के कहने पे, सबने परमाणु विस्फोट पे। वो कह रहे हैं कि हम उन्हें समझाने में, मनाने में कामयाब रहे। जब लोग भावनात्मक तौर पर उत्तेजित हो जाते हैं तब उनका व्यवहार थोड़ा संगत सा हो जाता है। वो ये बात कह रहे हैं। और आप ये बात समझिए कि एनएसए साहब क्या है, मैं आपको बता देता हूं। अरब ने, क्योंकि मुस्लिम कंट्री, ये भारत की जो एनएसए है या भारत सरकार है, वो मुस्लिमों से भी ज्यादा बड़ी मुस्लिम बनना चाहती है। ये महात्मा गांधी के साथ दिक्कत थी। वो अली बंधुओं से भी बड़े मुस्लिम होना चाहते थे, जो अली बंधुओं ने उनको धक्के मारकर हटा दिया। ये बहुत दिक्कत है सेकुलर हिंदुओं के साथ कि वो मुस्लिमों से भी बड़े मुस्लिम बनना चाहते। अरब ने जमात पर प्रतिबंध लगा दिया। डोभाल साहब जमात के मौलाना साहब से मिलने गए रात के 2 बजे, तो एनएसए क्यों जाएगा? और मौलाना साहब गायब हो गया, आज तक नहीं मिला। दिल्ली दंगा, ये डायरेक्ट दिल्ली पुलिस का मैटर था, गृह मंत्री का, गृह मंत्रालय का मैटर था। गृह मंत्री को भी नहीं जाने दिया, गृह मंत्रालय भी, पुलिस की जान। डोभाल साहब मौलानाओं से मिलने गए दिल्ली में, फोटो तो आप लोगों ने देखे। कश्मीर 370 हटाया अमित शाह ने, यानी गृह मंत्रालय ने, पर गृह मंत्री को 2 साल तक कश्मीर में नहीं घुसने दिया गया। मिलने कौन गए हटाने के बाद? डोभाल साहब। यानी इस सरकार के पूरे मुस्लिम विजन को शेप दे रहे हैं एनएसए, डोभाल साहब। और इसलिए सरकार आपको तुष्टिकरण पे बहुत आगे बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि ये पाकिस्तान और अरब तक को सुन रहे हैं। ये आप खुद ही ईरान तक को सुन रहे हैं, जिस ईरान पर प्रतिबंध लगाता घूमता अमेरिका है। कतर, जिस पर खुद सऊदी अरब ने प्रतिबंध लगाए 4 साल तक, सारे मुस्लिम कंट्रियों ने लगाए, क्योंकि ये आतंकवादियों को फंड सप्लाई करता है। आतंकवादियों का मेन फंडर है। सीआईए जिसके फंड का उपयोग करती है, उसके सामने घुटने टेका जा। और जो हदीस कुरान में लिखा है, आप तो सबसे अच्छा कहते हैं कि ये भारत एक लोकतंत्र है, यहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसी को कुछ बुरा लगा है तो ये सुप्रीम कोर्ट तय करे। ये तो कारण सजा दे देंगे, आप समझ के देखिए। हम उनको मनाएंगे, यानी भारत की पूरी न्यायिक व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया, भारत की पूरी संप्रभुता को ध्वस्त कर दिया एक झटके में। भारत माता रूपी जो भारत का जो की संप्रभुता है वो साफ। और कई लोगों को तो ही ज्यादा समझता है, वो नहीं समझते। मैं उनको कुछ बात बताता हूं। वाजपेयी एरा में, और आपको कहूंगा कि बुद्धिमान है, बोलने से अच्छा, गाल बजाने से अच्छा मास्टर स्ट्रोकबाजियों, क्योंकि तुम देशद्रोही की श्रेणी में पहुंच चुके हो। साफ साफ मैं आप तुम्हें देशद्रोही कहूंगा। तुम सबको मुंह उठा के कहते हो, तुम्हें भी तो कोई कहने वाला चाहिए। और देशद्रोही इसलिए कि भारत से बड़ा कोई नहीं, हिंदू धर्म से बड़ा कोई नहीं। और इस मामले में कतर जैसे देश के आगे 130 करोड़ का भारत गिड़गिड़ाता दिख रहा है, ईरान के सामने गिड़गिड़ाता रहा है। और अरब कंट्री को हम मनाएंगे उनके दाढ़ी साला। वाजपेयी जी के समय भारत पर प्रतिबंध लगा था। मैं वाजपेयी जी का ही उदाहरण दे रहा हूं, किसी कांग्रेस का उदाहरण नहीं है। और ज्यादा समझते हो, जो ये है वो है। ध्यान दीजिएगा कि वाजपेयी जी के समय उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश मिश्रा को 2011 में सोनिया ने पद्म पुरस्कार क्यों दिया था? ब्रजेश मिश्रा किसके लिए काम करते, आप सर्च कीजिए। वाजपेयी जी के समय रॉ चीफ थे दुल्लत, मिस्टर दुल्लत। दुल्लत किसके लिए काम कर रहे थे? सर्च कीजिए, दुल्लत किसके लिए काम कर रहे थे। मैं आपको बता रहा हूं कि भारत के बड़े पोस्ट कैसे कंप्रोमाइज रहे हैं शुरू में। अडवाणी जी के मेन सलाहकार थे सुधींद्र कुलकर्णी, जिन्होंने जिन्ना के मजार पर उनको मर किया। और ये सब इस्लामिक खोज के, आप देखिए ब्रजेश मिश्रा, दुल्लत,
आईएसआई के चीफ के साथ मिलकर किताब लिख रहा है। सुधींद्र कुलकर्णी अडवाणी जी को मरसिया वहां खुतबा पढ़वा दिया, जिन्ना के मजार पे अडवाणी का कार्य ही खत्म कर दिया। यानी अडवाणी आगे हो सकते थे पाकिस्तान के लिए, को जो ये डर था पाकिस्तान ने वो डर ही उनके ही सलाहकार सुधींद्र कुलकर्णी से साफ करा। वाजपेयी मनमोहन एरा आया, मनमोहन के अमेरिका के साथ जो आज तक बिजली तो हमें नहीं मिल रही ना परमाणु वाले, पर उसके लिए दाव कैसे लग गए थे अमेरिका के हित के लिए। और उस समय 2008 में आप देखेंगे आर्थिक मंदी की पोजीशन थी। मनमोहन के सिंह के समय जो एनएसए थे उसकी परमाणु डीलिंग में क्या भूमिका थी, सर्च कीजिएगा। सर्च कीजिए कि 2008 में जब मुंबई पर अटैक हुआ था उस समय एनएसए की क्या भूमिका थी मनमोहन सरकार की, और उस समय गृह मंत्रालय के सारे अधिकारी पाकिस्तान में क्या कर रहे थे, पता कीजिएगा। तो मैं हवा में लट नहीं मार रहा हूं, ये जितने सलाहकार आए हैं सबकी इस्लामिक सोच, और वो सोच कहीं और से निर्देशित हो रही। ये दिख रहा है कि जिस जमात पर अरब प्रतिबंध लगाता है उसके प्रमुख से ये मिलते हैं और वो गायब हो जाता है, धरती निकल लेती है। कश्मीर में गृह मंत्री नहीं जा पाते, ये जाते हैं। दिल्ली के दंगे को ये हैंडल कर रहे हैं, गृह मंत्रालय जीरो बना हुआ है। और नुपुर के मामले में ये बयान दे रहे हैं, पर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं, इनके बयान आ रहे हैं। और अब अग्निवीर में भी इनके बयान आने लगे। भारत में कभी भी एनएसए पर्दे के पीछे काम करता है दुनिया में, लेकिन यहाँ एक उल्टा ही धारा बह रही है। तो जिन लोगों को गाली गलौज की आदत है वो पढ़ नहीं सकते, उनको मैंने कुछ हिंट दिए हैं कि सर्च करो। इतना तो कर सकते हो कि उसके लिए भी कोई तुम्हें मुंह में आके खाना खिलाएगा। इसलिए मैं कम से कम आपको बताऊं कि अरब कंट्रियों के आगे भारत को झुकाना, और तेल बुखारे तेल नहीं देंगे आपको, पूरी रिपोर्ट में दे चुका हूं, वो मर जाएंगे, कौन खरीदेगा उनको। और रसिया के साथ भारत के टाइप में बढ़ रहे हैं। ये असल कहानी मैंने आपको इसलिए दुल्लट्टू ये कर दिया, ये पीछे इस्लामिक शक्तियां काम करती है। तेल वेल एक बहाना है, तेल वेल सब बहाना। दुल्लत के पास कौन सा तेल की दिक्कत थी। IC-184 जब छोड़ा गया था अमृतसर में आधे घंटे था, तब कौन से तेल की बात आई थी जो ब्रजेश मिश्रा ने हवा विमान उड़वा दिए थे कंधार के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने। तब क्या था, कारगिल युद्ध में ब्रजेश मिश्रा की क्या भूमिका थी, मुंबई अटैक में क्या भूमिका थी इन लोगों की। ये आपको विदेश नीति और रक्षा नीति से गुमराह करते हैं ये लोग, और कुछ नहीं। और आपको बताऊं कि इन्होंने एक और बात कही, कश्मीर में टारगेट किलिंग बढ़ रहा है। 370 हटने के बाद कई लोग कहते 370 हटाया, तुझे समझ नहीं आ रहा डोमिसाइल क्यों अगर हटाया तो तुम्हें इतना ही समझ में आ रहा है तो कुछ जाओ कश्मीर में बस के जमीन का टुकड़ा खरीद के दिखा तो तुम्हारी नानी मर जाएगी। तुम कहोगे ऐसे हमारे पास पैसे नहीं है, तू खरीद के तो दिखा, पैसा बाद की बात है। तुम्हारी औकात ही नहीं वहां पहुंचने की, क्योंकि वो सरकार ने कह दिया डोमिसाइल 15 साल नहीं रहे हो तो तुम नहीं ले सकते। कानून वही 370 दूसरी तरफ घूम के आए। तो इनसे पूछा गया कि ये जो नागरिकों को मारा गया है एनआई ने, तो उन्होंने जो कहा इन्वर्टेड कॉमा 2019 के बाद से लोगों का मिजाज बदला है। अब वो पाकिस्तान और आतंकवाद के पक्ष में नहीं, सुनिए, पाकिस्तान और आतंकवाद के पक्ष में नहीं है, लेकिन बढ़िया टारगेट के लिए सुनते गए। आज हुर्रियत कहां है, शुक्रवार को होने वाले बंद कहां है। कुछ लोग हैं जो भ्रमित हैं, ये तो पूरी थ्योरी दिया जा रहा है, गुमराह युवा, भ्रमित युवा, ये तो कहा ही जा रहा है शुरू से, वही बात ये कह रहे हैं। और अब भी इसमें शामिल है, हम उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके परिवार प्रयासरत हैं। कुछ तंजीम, आतंकवादी कुछ इन्होंने नहीं कहा, तंजीम बोल समस्या पैदा कर रहे हैं। हम उनके साथ पूरे दमखम से लड़ रहे हैं। हम आतंकवाद से नहीं लड़ रहे हैं, हमें आतंकवादियों से लड़ना है। हम आतंकवाद से नहीं, आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों के अंदर स्थिति नियंत्रण में आएगी। उनका कहना है कि मुझे नहीं लगता कि सारे कश्मीरी पंडितों की भावना है ये, जो सारे कश्मीरी पंडित सुरक्षा की भावना से घिरे हैं, कुछ घिरे होंगे। हाँ, वो खतरे में है, उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। सरकार ने पहले ही कई कदम उठाए हैं, संभवतः आगे भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, हो भी रहा है। कोई भी सरकार एक एक व्यक्ति को सुरक्षा देने में सक्षम नहीं हो गया। सुरक्षा का माहौल बनाना होता है, एक एक व्यक्ति को सुरक्षा मांगता है नहीं।
अब दिल्ली में दंगे नहीं होंगे तो कोई आपसे सुरक्षा नहीं मांग रहा है, और दंगे हो रहे हैं तो लोग बंगाल में कोई पर्सनल सुरक्षा नहीं मांग रहा है, स्थिति हालात सुधार नहीं हो पा रहा है। ये बात घुमाने वाली। सबसे अच्छा ये है कि हम आतंकवादियों पर चोट करें और ये सुनिश्चित करें कि ये लोग जो कश्मीरी पंडितों की जान और संपत्ति के लिए खतरा है, उनकी जिम्मेदारी तय हो। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के साथ वार्ता को तैयार है, लेकिन अपनी शर्तों पर। हमारे विरोधी की पसंद के हिसाब से हम शांति या युद्ध नहीं कर सकते। अगर हमें अपने हितों की रक्षा करनी है तो हमें तय करना होगा कब, किसके साथ और किन शर्तों पर शांति हो। उन्होंने कहा शांति होनी चाहिए और हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल। हम उनके साथ अच्छे संबंध बनाना चाहेंगे, लेकिन निश्चित रूप से आतंकवाद के प्रति हमारी सहनशीलता की सीमा बहुत कम है। हम अपने नागरिकों को आतंकवादियों के लिए नहीं छोड़ सकते। पिछले 8 सालों में जम्मू कश्मीर के अलावा देश में कहीं कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। कश्मीर में छद्म में युद्ध चल रहा है। दंगे तो हुए ही है डोभाल साहब, जिसमें आप खड़े थे दिल्ली दंगे में और मौलाना साहब के घर। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना किसी भी सूरत पे हम वापस नहीं करेंगे। इस पे हम बात कर चुके हैं, अग्निपथ योजना पे और कोई विशेषज्ञ आपको बुलाएंगे। तो ये स्थिति है कि भारत में बात करना, यानी उसके हदीस उदीस की जो चर्चा कर दी अनुपुर और नवीन ने जो भी, अब वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में नहीं है, वो सड़िया में है। और इसलिए हमें इस्लामिक देश को सालाने की जरूरत है, ये थ्योरी दी जा रही है। और इसीलिए आज जो लोग, आप देखते होंगे, आपको 2 चीजें पहचानी। जो लोग यूट्यूब या सोशल मीडिया पे इस्लाम इन सब पे हमले कर रहे थे, वो एकाएक आप देखेंगे नुपुर मामले में वो एक तरफ से इस्लाम के पक्ष में खड़े दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाजपा के ने कार्रवाई कर दिया तो वो इस्लाम। ऐसा नहीं बोलना चाहिए था हमको, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी की भावना को ठेस नहीं। ये वही लोग हैं जो टेलीविजन चैनल देखकर, यूट्यूब देखकर और उन पर बोलते हैं। लेकिन चूंकि भाजपा ने कहा नहीं बोलना चाहिए, तो अब ये भी कह रहे नहीं बोलना चाहिए। ये राष्ट्रद्रोही, धर्मद्रोही मास्टरवादियों को पहचानिए। ये व्यक्तिवाद में इतने गिर चुके पतित लोग कि पंचमक्कारों की श्रेणी में खड़े हो गए हैं। इनको भारत की स्वतंत्रता, संप्रभुता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से अधिक व्यक्तिवाद प्रिय है। पंचमक्कारों ने मोदी विरोध में देश को लात मारा था, इन्होंने मोदी समर्थन में देश को लात मारना शुरू कर दिया है। मैं साफ बोलता हूं, किसी से डरता नहीं हूं। इसलिए आप इन मास्टर स्ट्रोक वादियों को छठा मक्कार मानिए, ये मैं आपसे कहता हूं।